सो 5 स्टेप सेल्स प्रोसेस हमने कवर किया और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सब कुछ ठीक से करने के बाद भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो हमारे सामने फिर भी आ सकती हैं और उसके लिए हमें रेडी भी रहना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर आप ऑब्जेक्शंस के लिए रेडी नहीं है, सो ये जब ऑब्जेक्शंस आएंगी तो ये आपको आपका बैलेंस खराब कर देंगी। और नॉर्मली बहुत सारे लोग इस स्टेज पे आके गिव अप कर देते हैं। तो वो बहुत सारी मेहनत करते हैं प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचने के लिए, उसके बाद प्रोस्पेक्ट को अपनी प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू के बारे में बताने के लिए, उससे रेपो बिल्ड करने के लिए, उसकी नीड एस्टैब्लिश करने के लिए वो सारे टास्क करते हैं, सारा हार्डवर्क वो कर चुके होते हैं। बट जैसे ही वो पहला ऑब्जेक्शन आता है, वो स्टेज पे आके गिव अप कर देते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है और आपको ये चीज समझनी है कि जो ऑब्जेक्शन है वो एक्चुअली में एक ऑब्जेक्शन नहीं है। जब आपके प्रोस्पेक्ट आपको कोई भी ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं। वो एक वो एश्योर होना चाहते हैं कि जो चीज़ वो अल्टीमेटली बाय करने वाले हैं, वो उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि आपके आपके प्रोस्पेक्ट का ऑर्डर बुक करने से पहले का जो एक प्रोसेस होगा, या मैं बोलूँगा जो लास्ट स्टेप होगा, वो ऑब्जेक्शन ही होगा। सो इस स्टेज पे आके आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है और ऑब्जेक्शंस को अंडरस्टैंड करना है। बहुत अलग अलग तरह की ऑब्जेक्शंस आपके सामने आती रहेंगी। और अगर मैं कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस की बात करूं जो आप सुनते भी होंगे अगर आप सेल्स में इन्वॉल्व है तो, या अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं कोई भी एक बिजनेस, और जब वहां पे आप फील्ड पे उतर के काम करेंगे तो आपके सामने ये ऑब्जेक्शंस आएंगी और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन ऑब्जेक्शंस है। देखिए, नॉर्मली लोग बोलते हैं सबसे पहला कि मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तीसरा वो ये बोलते हैं कि मैं श्योर नहीं हूं कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस मुझे लेना चाहिए या नहीं। जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो एग्जैक्टली यही चीज़ है या नहीं। कई बार वो ये बोलते हैं कि मैं ये श्योर नहीं हूँ कि ये जो चीज़ है या ये जो प्रोडक्ट या ये जो सर्विस है, इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं है। जो पर्पस था मेरा ये लेने का, वो पर्पस इससे इसको लेने से सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इसको एक इसका एक ब्रॉड व्यू देखें तो आप देखेंगे कि ये जितनी भी ऑब्जेक्शंस आपके सामने है, और ये कॉमन ऑब्जेक्शंस है जो मैंने अभी आपको बताई, तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में ही फॉल करती हैं: मनी, टाइम एंड बिलीफ। अगर आप इन ऑब्जेक्शंस को रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आपके प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं तो वो इनमें से किस कैटेगरी का ऑब्जेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी की। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आए, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, टाइम या बिलीफ से रिलेटेड, आपके लिए सबसे बेस्ट स्टेप ये है कि आप ऑब्जेक्शन आते ही स्टेप नंबर 3 पे वापस जाएं और उसके बाद जो भी वैल्यू या जो नीड आपने स्टैब्लिश करी थी उसको आप री एस्टैब्लिश करें। और वहां से एक श्योरिटी आप लेकर आए कि क्या जो चीज आपके प्रोस्पेक्ट को चाहिए आपने वो ठीक से आइडेंटिफाई किया है, या ठीक से आपने उस नीड को एस्टैब्लिश किया या नहीं किया। जब आपके सामने मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं मनी का ऑब्जेक्शन अगर आता है कि मेरे पास अभी इस टाइम पैसे नहीं है फिलहाल, तो वहां पे आपको क्या करना है कि अगेन आपको स्टेप नंबर 3 पे जाना है। आपको फिर से स्टैब्लिश करनी है नीड उसकी, फिर से उसकी नीड या उसके डिजायर को, उसकी वांट को समझना है। और उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या अब आपको इस प्रोडक्ट में वो वैल्यू दिख रही है या नहीं। तो अगर आपने ठीक से इसको आपने किया होगा और ठीक से आपने सही नीड को आपने आइडेंटिफाई किया होगा, सही तरह से आपने उसको अपने अपने प्रोस्पेक्ट को आपने बताया होगा कि क्या उनकी नीड है या उनकी डिजायर है, तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, आप उनसे ये पूछे कि क्या आप कोई और क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले। ये क्वेश्चन में क्या होगा कि आप प्री एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है और आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है वो आपसे ही ऑर्डर बुक करने वाला है। ये इस तरह की एक आप इसको बोलेंगे एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 चीजें होंगी। अगर उसके पास और कोई डाउट नहीं होगा और वहां पे वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को पूरी तरह से समझ चुका है और उसको ये दिख रहा है कि इससे मेरी जो भी नीड है वो सॉल्व होने वाली है, या यही एग्जैक्टली यही चीज मैं ढूंढ रहा था, यही मुझे चाहिए, तो वो ऑर्डर बुक करेगा। अगर उसका कोई और भी ऑब्जेक्शन होगा या कोई और डाउट होगा जो हो सकता है कि वो आपसे पूछने में हेजिटेट कर रहा हो, तो जब आप इस तरह का स्टेटमेंट पूछेंगे कि ऑर्डर बुक करने से पहले क्या क्वेश्चंस के आंसर आप जानना चाहते हैं, उस टाइम पे वो जो एक और हिडन ऑब्जेक्शन है वो भी निकल के सामने आ सकता है, जिसको आप
क्लैरिफाई कर सकते हैं उसी टाइम पे, जिसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, जिसको आप आंसर कर सकते हैं, और उसके बाद अगेन आप इसी क्वेश्चन से आप उसको क्लोज करिए। सो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्शन को सॉल्व करें, कोई भी आप उससे जब आप उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो उसके बाद आप उसको एंड इसी तरह से करिए ताकि आपके पास ऑर्डर मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। सिमिलरली जब आपके पास टाइम का ऑब्जेक्शन आएगा, तो अगेन आपको स्टेप नंबर 3 पे वापस जाना है। वहाँ जाके आपको रीएस्टैब्लिश करना है नीड को, और आपको उससे ये पूछना है कि अगर मैं आपको एक तरीका दिखा पाऊँ जिससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी बिना आपके टाइम को इम्पैक्ट किए हुए, तो क्या आप देखना चाहेंगे? अब नॉर्मली इस तरह का ऑब्जेक्शन, जैसे हमने अगर मोबाइल फ़ोन वाला जो एग्ज़ाम्पल लिया था, वहाँ पे ऑब्वियसली ये टाइम वाला ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का। बट कई बार जब आप अपनी कोई ऑनलाइन सर्विसेज बेच रहे हैं, या कोई कोचिंग प्रोग्राम सेल कर रहे हैं, या मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो वहाँ पे आपके सामने ये ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब लोग बोलते हैं कि ठीक है, मेरे को ये चीज़ लेनी है, इससे मेरे पास इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी, या जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ वो मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट मेरे पास टाइम नहीं है। सो ये बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है, आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा। सो इस केस में जब आप उससे इस तरह का कुछ पूछेंगे प्रोस्पेक्ट से कि अ, क्या आप देखना चाहते हो तरीका जिससे आपके टाइम को इम्पैक्ट किए बिना ये चीज़ आपको मैक्सिमम वैल्यू दे पाए, सो ऑब्वियसली आपको एक येस में रिस्पॉन्स मिलेगा। वहाँ पे आके आप अपना जो भी मेथड है, या जो भी जिस तरह से आप उसको हेल्प कर सकते हैं, आप वहाँ पे उसको वो आंसर देंगे, और अगेन आप उस कन्वर्सेशन को एंड फिर से वैसे ही करेंगे कि क्या ऑर्डर प्लेस करने से पहले कोई और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं। सो यहाँ पे भी आप वही चीज़ करेंगे जो आपने मनी वाले ऑब्जेक्शन में किया था। सो यहाँ पे भी आपको कन्वर्सेशन उसी तरह से एंड करना है ताकि आपके पास ऑर्डर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो। अगेन जब बिलीफ वाला क्वेश्चन आएगा, सो बिलीफ वाले क्वेश्चन में आप स्टेप नंबर 3 पे जाके उससे कुछ इस तरह की चीज़ पूछ सकते हैं कि क्या वो क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं जिसको मैं आंसर करूं, जिससे आप श्योर हो जाएं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए एक राइट प्रोडक्ट है। अब यहां से आप उससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं कि वो क्या एक क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका वो आंसर जानना चाहता है, जिससे उसको श्योरिटी मिल जाए कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे लिए राइट प्रोडक्ट है। अब ये किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस या कोई भी ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जब आप उससे ये चीज पूछेंगे, तो जो भी उसका इंटरनल बिलीफ होगा जो उसको रोक रहा है, या अगर उसके सामने कोई और पॉइंट है जो उसके माइंड में चल रहा है जिसकी वजह से वो हेजिटेट कर रहा है वो ऑर्डर बुक करने के लिए, तो आपके सामने वो पॉइंट रखेगा। वो आपसे उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेगा, आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर देके उस पर्टिकुलर पॉइंट का, ताकि उसके मन में ऐसा कोई भी डाउट ना रहे, और उसके आप इंटरनल बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक ट्रस्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, अगर कहीं पे वो ट्रस्ट फैक्टर कम है तो। उसके बाद अगेन आप उस कन्वर्सेशन को एंड उसी तरह से करेंगे जैसे आपने पिछले 2 केसेस में किया, कि क्या ऑर्डर प्लेस करने से पहले कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनका आप आंसर जानना चाहते हैं। आपके सामने किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन आए, आपको दोबारा से आपको नीड स्टैब्लिश करनी है, और वहां पे आपको जो क्लोजिंग है, वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, आपको वही यूज करना है, ताकि उनके सारे डाउट्स, और कई बार ऐसा भी है अगर कि कोई रियल ऑब्जेक्शन या रियल एक डाउट जिसको वो हेजिटेट करे पूछने से, वो भी सामने आए और आप उसको भी सॉल्व कर पाए। इस तरह से अगर आप इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे, तो आपको ऑर्डर मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% तक पहुंच जाती है, और वो उसके बाद कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बाय ना करे। अगेन इसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और ऐसा होगा भी, कि जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी चीज ले रहा है, उसके बाद उसको और भी लोगों से मिलना है उस सेम प्रोडक्ट या सर्विसेज को देखने के लिए। आप बोल सकते हैं कि एक तरह का उसको कंपैरिजन अभी भी करना है। इस तरह की अगर कोई सिचुएशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, और सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो भी पर्सन जो सबसे लास्ट में पिच करता है प्रोस्पेक्ट को, उसके चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं उस ऑर्डर को मिलने के। सो आपको हमेशा ट्राई करना है कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स वही सेम प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू बी द लास्ट पर्सन। वहां पे आपको फर्स्ट आने की दौड़ में नहीं लगना है, आपको वहां पे लास्ट आने के लिए ट्राई करना है। तो अगर आप लास्ट आएंगे, तो ऑर्डर आपको मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। अगर आपको पता चलता है कि आपके प्रोस्पेक्ट आपसे मिलने के बाद भी आपके कुछ और कॉम्पिटिटर से मिलने जा रहे हैं,
तो जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बट वहां पे आप एक चीज बोल सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि कब तक वो बाकी लोगों से मिल लेंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक टाइम फ्रेम आपके पास आ जाएगा कि आपसे मिलने के कितने दिनों बाद तक वो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को या मार्केट में बाकी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उन सबको वो देख चुके होंगे। सो उस जब आपके पास वो टाइम फ्रेम मिल जाएगा, उसके बाद का आप एक टाइम एज एन अपॉइंटमेंट उनके साथ फिक्स कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड के गुजर जाने के बाद आप उनसे एक डेट या एक टाइम तय करें, जिस डेट पे आके आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आपको उस डेट पे, उस पर्टिकुलर डेट पे या उस पर्टिकुलर वीक में मैं आपको कुछ और अपडेट्स दूंगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो उससे होगा क्या कि जब वो मार्केट में बाकी आपके कॉम्पिटिटर से मिल चुके हैं, सो आपको अगेन एक मौका मिलेगा कि आप वो लास्ट पर्सन बने जिनसे वो मिल रहे हैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले। सो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आप किस तरह से, यहाँ पे आप अपनी इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि मैं आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना है ताकि आपका सक्सेस रेट हाई हो। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि आप ही लास्ट पर्सन हो। तो उसके लिए आप कुछ भी तरह से आप कन्वर्सेशन को ले आ सकते हैं। ये एक कॉमन तरीका है और एक अच्छा तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि कब वो मिल रहे हैं और उसके बाद का एक डेट आप उनसे फिक्स करें और उसके बाद उस मीटिंग को रखें। अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स या कुछ और इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे शेयर करके आप वो डील को क्लोज कर सकते हैं। So that brings us to the end of this 5-step sales process, जिसमें हमने 5 steps कवर किए। स्टेप 1 to स्टेप 5 हमने देखा, जिसको हमने रेपो बिल्डिंग से शुरू किया और किस तरह से आप ऑर्डर अपने प्रोस्पेक्ट से मांग सकते हैं वो हमने देखा। हमने इस चीज़ को भी समझा कि सब कुछ ठीक से करा है, आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए, उसके बाद भी आपको ऑब्जेक्शंस के लिए रेडी रहना है, क्योंकि वो सेल्स की जो जर्नी है उसका एक पार्ट है। सो ऑब्जेक्शंस को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। आपको जितना उसके लिए रेडी रहेंगे उतना बेटर आपकी सेल्स पिच बनेगी। सो उसके बाद हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी देखा, 3 मेजर कैटेगरीज देखी जिसमें मोस्टली आपके जो भी प्रोस्पेक्ट की तरफ से जो भी ऑब्जेक्शंस आएंगे वो इन्हीं कैटेगरीज में से होंगे। तो उसको कैसे डील करना है, आपके पास अब एक तरीका है। सो अगर आपके प्रोस्पेक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जाते भी हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स को वो चीजें पता ना हो और वो ये चीजें या ये प्रिंसिपल्स या स्ट्रैटेजीज को वो अप्लाई ना कर रहे हैं। सो उस केस में भी ऑर्डर आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं सेल्स के और ऑब्जेक्शन के, क्योंकि सेल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑब्जेक्शंस और बहुत ही तरह के होते हैं और आपको मेनली वो चीजें, जैसे आप फील्ड पे काम करते हो तो आपको एक्सपीरियंस से भी आपको चीजें सीखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक्स जो हमने कवर किए, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सेल्स के ऊपर या ऑब्जेक्शंस के ऊपर फर्दर और भी फ्यूचर में मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करता रहूंगा। सो यहाँ से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी सेल्स की, और आप ने जैसा भी इस ट्रेनिंग को आपने जो भी चीजें आपको पॉजिटिव लगी इस ट्रेनिंग में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा कि क्या क्या चीजें आपको इन 5 स्टेप्स में सीखने को मिली और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अब आप किस तरह से देखते हैं, और पहले क्या वो मिस्टेक्स थी जो आप नॉर्मली करते थे। सो इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस के साथ मैं आपके साथ फ्रीक्वेंटली मिलता रहूंगा, आपके साथ शेयर करता रहूंगा ये सारी चीजें, जो भी मेरी लर्निंग्स है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीजें मैंने अपने मेंटोर से सीखी है, जो भी बुक से पढ़ा है, जिसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके जब मैंने रिजल्ट्स अचीव किए हैं, वो सारी चीजें आप तक मैं इसी तरह से पहुंचाता रहूंगा। सो कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आपको ये 5 स्टेप सेल्स प्रोसेस और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए बाकी लोगों के साथ जो आपके ग्रुप में हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट मैसेज, ये वैल्यूएबल मैसेज पहुंच सके। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड जस्ट रिमेंबर, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग। सो हमेशा अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करते रहिए अपनी लर्निंग में ताकि आपकी ग्रोथ कभी भी ना रुके। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।